नमस्ते। आज के इस साहित्यिक विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम गहराई से समझेंगे कि कैसे महान लेखक हरिशंकर परसाई जी ने हिंदी व्यंग्य को सिर्फ हंसने हंसाने की चीज से बदलकर समाज की बीमारियों को पकड़ने वाला एक धारदार टूल बना दिया। तो चलिए उनकी उस तीखी और अचूक नज़र को डिकोड करते हैं जिसने हमारे सिस्टम की बखिया उधेड़ कर रख दी थी। इस पूरी चर्चा को हमने कुछ इस तरह बांटा है। पहले हम बात करेंगे लक्षण की, फिर मिलेंगे हमारे चिकित्सक यानी परसाई जी से, उसके बाद समझेंगे उनका नैदानिक उपकरण, फिर देखेंगे कुछ दिलचस्प केस स्टडीज और अंत में आज के समय का पूर्वानुमान। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लक्षण की, यानी समाज की असली बीमारी। अब यहाँ एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल उठता है, आखिर एक साधारण कॉमेडी और एक दमदार व्यंग्य में क्या फर्क है? देखिए, एक चुटकुला आपको शायद कुछ पल के लिए हंसा दे, है ना? लेकिन एक सच्चा व्यंग्य वो किसी भी समाज को आईना दिखाता है, उसे अपनी ही गलतियों पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। और यही वो सबसे बड़ा लक्षण है जिसे हमें पहचानना है। परसाई जी के लिए व्यंग्य कोई टाइम पास नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनके हिसाब से व्यंग्य सामाजिक विसंगतियों यानी समाज के बेतुकेपन को साफ करने का एक अचूक हथियार है। सच कहूं तो उनके लेखों में जो हास्य हमें दिखता है ना, वो तो बस एक कड़वी लेकिन जरूरी दवा पर लगी मीठी कोटिंग है। असली मकसद तो समाज का सटीक इलाज करना ही था। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ। बात करते हैं इस इलाज को करने वाले चिकित्सक की। परसाई जी का जो बेबाक और निडर काम रहा है, उस पर आजकल आधुनिक शिक्षा जगत में जबरदस्त रिसर्च हो रही है। हैदराबाद विश्वविद्यालय जैसे बड़े संस्थानों में उनकी रचनाओं पर बाकायदा एमफिल और पीएचडी के शोध लिखे जा रहे हैं। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि वो आधुनिक हिंदी साहित्य के एक बहुत ही मजबूत और अहम स्तंभ हैं। उन्होंने तो लिटरली व्यंग्य की पूरी दुनिया ही बदल दी। जरा सोचिए, उनके आने से पहले व्यंग्य को सिर्फ हल्के फुल्के चुटकुलों और दुय्यम दर्जे का साहित्य माना जाता था, बस हंसी मजाक तक सीमित। लेकिन परसाई जी का व्यंग्य वो बेहद गंभीर है, उसका एक मकसद है और सबसे बड़ी बात, उसमें आम इंसान के लिए गहरी करुणा है। उन्होंने अकेले ही व्यंग्य को सस्ते ठहाकों की दलदल से निकालकर एक मुख्य धारा के सम्मानित साहित्य का दर्जा दिला दिया। चलिए अब तीसरे पहलू पर आते हैं, उनका नैदानिक उपकरण, यानी उनका वो एनालिटिकल फ्रेमवर्क जिससे वो समाज का मुआयना करते थे। अगर हम परसाई जी के काम करने के तरीके को देखें तो उन्होंने सीधा वार किया समाज की विसंगति और गहरे तक जड़ जमाए हुए पाखंड पर। और एक बात यहां बिल्कुल साफ कर दूं, उनका ये तीखापन किसी निराशा या चिड़चिड़ेपन से नहीं निकला था। इसके पीछे थी आम आदमी के लिए एक सच्ची हमदर्दी। उन्होंने कभी किसी इंसान पर व्यक्तिगत हमले नहीं किए, बल्कि उनका निशाना हमेशा वो खोखली और कठोर परंपराएं रहीं जो समाज को अंदर ही अंदर खा रही थीं। अब इसे थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं। हमारे चौथे भाग में देखते हैं कुछ दिलचस्प केस स्टडीज। आप देखेंगे कि परसाई जी की हर मशहूर रचना सिस्टम के किसी न किसी खास इन्फेक्शन के लिए एक सटीक डायग्नोसिस की तरह काम करती है। जैसे सदाचार का तावीज़ को ही ले लीजिए, ये प्रशासनिक सड़न और घूसखोरी को पकड़ता है। फिर आता है भोलाराम का जीव, जो ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। इसी तरह विकलांग श्रद्धा का दौर नकली गुरुओं और अंधभक्ति पर करारी चोट करता है। और चौबे जी की कथा दहेज जैसी भयानक सामाजिक बुराई का एकदम सटीक विश्लेषण करती है। ये सब अपने आप में मास्टरपीस हैं। अब अगर सदाचार का तावीज़ के मूल विचार को समझें तो परसाई जी का तर्क एकदम साफ और प्रैक्टिकल था। उनका मानना था कि इंसान की फितरत हालात के हिसाब से बदलती है। हम सिर्फ नैतिकता के लंबे चौड़े भाषण देकर भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकते। जब तक सरकारी कर्मचारियों को उनका घर चलाने लायक सही वेतन और आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक रिश्वतखोरी का इलाज करना नामुमकिन है। बिल्कुल पॉइंट की बात है। उनका एक बहुत ही तीखा और मशहूर कोट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। भ्रष्टाचार की बात अब करना वैसा ही है जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा सुनाना। इस देश के भ्रष्टाचार की कथा भी उतनी ही पुरानी है। ये पंक्तियां सच में भ्रष्टाचार के नॉर्मल हो जाने का एक क्लासिक उदाहरण है। ये दिखाती हैं कि कैसे इस गंभीर बीमारी को हमारे सिस्टम ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा ही मान लिया है। प्रशासन और राजनीति तो ठीक है, लेकिन उन्होंने सामाजिक पाखंड को भी नहीं बख्शा। उन्होंने समाज के दोहरे चेहरों को बुरी तरह बेनकाब किया, चाहे वो लोगों का खोखला नैतिक दिखावा हो या फिर जाति पर आधारित व्यवस्थित भेदभाव।
और जो सबसे मजेदार बात है वो ये कि उन्होंने हमारे मिडिल क्लास के स्वार्थी अवसरवाद को बहुत करीब से देखा था। ऐसे मौकापरस्त लोगों को उन्होंने बेपेंदी के लोटे का नाम दिया, जो अपने फायदे के हिसाब से तुरंत अपना पाला बदल लेते हैं। हमारी बेतुकी प्राथमिकताओं पर वार करते हुए उन्होंने क्या खूब लिखा है। वो कहते हैं, इस कौम की आधी ताकत लड़कियों की शादी करने में जा रही है, पाव ताकत छिपाने में जा रही है, बची हुई पाव ताकत से देश का निर्माण हो रहा है, तो जितना हो रहा है बहुत हो रहा है ना? बिल्कुल सटीक। ये लाइनें हमारे समाज की उस अजीब मानसिकता की पोल खोलती हैं जहां देश बनाने से ज्यादा जोर फालतू के दिखावे और इज्जत बचाने पर दिया जाता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग पर, पूर्वानुमान और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता। परसाई जी का सफर अपने आप में एक मिसाल है। 1924 में मध्य प्रदेश के जमानी में जन्म लेने से लेकर 1947 में अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरह से स्वतंत्र लेखन का रिस्क उठाने तक का उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं था। उन्होंने वसुधा नाम की पत्रिका निकाली और व्यवस्था से सीधा पंगा लिया। उनकी इसी हिम्मत और कमाल के लेखन के लिए 1982 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया और फिर 1995 में वे एक ऐसी शानदार साहित्यिक विरासत छोड़ गए जो आज भी साहित्य के अध्येताओं के लिए एक गाइडिंग लाइट है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल खड़ा होता है। जिन सामाजिक और राजनीतिक बीमारियों का डायग्नोसिस हरिशंकर परसाई जी ने दशकों पहले किया था, क्या वो आज पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं, या फिर वो इन्फेक्शन वक्त के साथ और भी गहरा हो गया है? साहित्य के प्रति जागरूक पाठकों के रूप में हमें इस सवाल को परसाई जी के उसी विश्लेषणात्मक चश्मे से देखने की जरूरत है। इसी विचारणीय प्रश्न के साथ हम आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।